अच्छा स्टार्ट करते हैं। 8 पॉइंट लिखना, कंटिंजेंट कंसिडरेशन। अभी हमारा जितना भी डिस्कशन चल रहा है हम आईएनए में आएगा कि नहीं वो देख रहे हैं, तो हेडिंग दे देना कंटिंजेंट लायबिलिटी करके। हाँ हाँ, स्टेप्स के बाद लिखो तो भी ठीक है, स्टेप्स का खत्म हो गया काम। अब हम ये देख रहे हैं कि जब हम आईएनए निकालते हैं या फिर परचेस कंसीडरेशन, उसमें कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स भी आने वाले हैं। मेन सोल्यूशन तो वही है, लेकिन आईएनए में हम लोग ने जो देखा है उसमें और कुछ एडिशंस आने वाले हैं। आईएनए में हम लोग ने अभी तक सीएफएस में देखा है रीवैल्यूएशन वगैरह, उसके अलावा कुछ कुछ और चीजें जो देखना है, जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी है सामने वाले कंपनी की, तो आईएनए करते टाइम उसको लायबिलिटी में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हाँ ये पता होना चाहिए कि कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है करके। नोट्स में बताते, बैलेंस शीट में आता है नहीं आता। इसका मतलब जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करते हो तो ए माइनस एल में वो लायबिलिटी आ जाता है क्या, नहीं आता करके। अच्छा इतना समझता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू से समझते हैं। वैसे डिस्कशन तो खाली 2 मिनट का है अगर मैं लिखने की जाऊं, बट अगर एक एग्जांपल के थ्रू से थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं अगर करना हो तो। या तो लाइन एकदम सिंपल है, कंटिंजेंट लायबिलिटी फेयर वैल्यू पे आएगा। डिस्कस करते हैं, चलो 2 मिनट डिस्कस करते, फटाफट सुनते जाना और मेरे को बताते जाना क्या है करके। मान लो आप एक कंपनी है, यहाँ पे ये है एक्वायरर, खाली 2 मिनट खाली सुनना फटाफट। एक्वायरर है, यहाँ पे 2 कंपनीज है, एक ए है और एक बी है। वी कैन टेक एनी एग्जाम्पल, जैसे कि आप बोल सकते हो मान लो ये आइडिया कंपनी है और उसके बाद ये आपकी वोडाफोन कंपनी है और ये आपकी कौन सी कंपनी है, एयरटेल करके। अच्छा ये दोनों कंपनी के बैलेंस शीट है यहाँ पे, और बैलेंस शीट के बाद अगर मैं बोलता हूँ आईएनए देखोगे ना तो 100 है दोनों के, या तो लेट्स मेक इट 1000। दोनों कंपनी के आईएनए कितने हैं, 1000 करके आईएनए है। और अगर मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बोलता हूँ कि इस कंपनी को आपको खरीदना है एंड यू आर रेडी टू पे विच इज वॉट यूर पीसी, तो दिस वी आर रेडी टू पे पीसी इज इक्वल टू 1500। तो मैं बोल देता हूँ सबसे पहले सेम आईएनए, सेम गुडविल है दोनों की। तो मुझे बताओ आप अमाउंट दोनों के सेम आईएनए के लिए आप सेम पैसा दे रहे हो बिकॉज मार्केट में भी सेम है, तो गुडविल कितना आता है दोनों का 500, कि फॉर 1000 का असेट वी आर गोइंग टू पे 500 एक्स्ट्रा करके 1500। क्लियर विद दिस। बट अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एयरटेल वोडाफोन, या तो चलो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं एक लाइन, एक डिस्क्लोजर दिया हुआ है किस चीज का मालूम है, कंटिंजेंट लायबिलिटी का। हाँ तो उसका केस वगैरह चल रहा है ऐसा कुछ, और वो है मान लो कुछ करोड़ में, ये ऊपर वाला फिगर भी करोड़ में मान लो, और यहाँ पे उसका कितना है 200 करोड़। अब मैं क्या बोलता हूँ 200 करोड़ की कंटिंजेंट लायबिलिटी, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी पे करने की ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, कम, बिकॉज अगर ज्यादा होती तो प्रोविजन बन जाता उसका, प्रोबेबल होता। तो वो कंटिंजेंट में आया ही इसलिए बिकॉज लेस देन 50% प्रोबेबल है वो, बिकॉज ग्रेटर देन 50% आता ना तो सीधा बोलते कि प्रोविजन बनाओ। अच्छा तो इस केस में अगर मैं बोलता हूं इसकी फेयर वैल्यू जो रहेगी वो 200 नहीं रहेगी, कुछ ऐसा रहेगा कि 40% चांस है कि नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद कुछ 60% चांस है कि नहीं, सॉरी 40% चांस है कि देना पड़ेगा, 60% चांस है कि नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कुछ करके एक वैल्यू आया रहेगा। और वैल्यू मान लो आता है आपका, या तो मैं बोलता हूँ 20% चांस से नहीं देना पड़ेगा, और जो भी है वैल्यू कितना आता है मालूम है, लेट अस अज्यूम 40 आ जाता है। और ये आपको क्या दी रहेगी, फेयर वैल्यू। अगेन आपको ये नहीं निकालना, ये सब दिमाग लगा के दे दिया रहेगा हमेशा फेयर वैल्यू का आपको। तो फेयर वैल्यू 40 है, तो मुझे बताओ एक कंपनी है वोडाफोन जिसमें 1000 के आईएनए और उसके साथ एक कंटिंजेंट लायबिलिटी भी है, तो विल यू बी रेडी टू पे 1500 या फिर आप कम पैसा दोगे, कम पैसा देंगे, समझ में आता है। अब जब मैं लिखूंगा परचेस कंसिडरेशन, एक आएगा 1460 वोडाफोन का अगर मैं देखूं तो, और अगर मैं एयरटेल की बात करूं तो यू विल पे 1500,
एंड देन इफ आई टॉक अबाउट INA, अभी NCI को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हो, अपने को पता है क्या होता है। इफ आई से INA इसका कितना है 1000, इसका कितना है 1000, बराबर। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये एक्चुअली गलत, यहाँ पे गुडविल इसका कितना आ रहा है वोडाफोन का 460, लेकिन मार्केट में दोनों का पोजीशन भी सेम ही है, तो एक्चुअल में गुड, और ये परचेस कंसिडरेशन 1460 है ना, ये आपको पूरी स्टोरी समझा ही नहीं रहेगी, सीधा बोल दिया रहेगा कि कंपनी एक्वायरर पेज 1460 एंड देयर इज कंटिंजेंट लायबिलिटी, मतलब क्वेश्चन यहां से शुरू होगा। ये तो मैंने आपको समझाया कि वो कम देगा, मतलब ऑब्वियसली अगर किसी की कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो जब हम पैसा देंगे तो हम कम ही देंगे, ये सोच के कि उसका कंटिंजेंट लायबिलिटी है कंपैरेटिवली, तो आपको ये स्टोरी सुनाई नहीं जाएगी, आपको सीधा बोल दिया जाएगा दैट एक्वायरर पेज 1460 एंड INA 1000 के है एंड उसकी कंटिंजेंट लायबिलिटी है 40 की। नाउ कैलकुलेट गुडविल, तो जब आप अभी देखोगे तो INA में भी 1000 नहीं आना चाहिए, इट शुड बी 960, तभी वो कंपैरिजन प्रॉपर रहेगा, बिकॉज ऊपर वो पैसा कम दे रहा है वो लायबिलिटी को सोच के ही। या तो आप देखोगे तो गुडविल दोनों की सेम है, तो ये सेम थोड़ी दिख रही है यहाँ पे। तो व्हाट आई विल डू, अगर ऊपर आपने 1460 लिया है तो यहाँ पे भी लेस क्या हो जाएगा आपका 960 होगा। आप बोलोगे 1000 माइनस 40 करके, तो कितना हो जाएगा 500। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप क्या करोगे मालूम है क्या, आपको ये वैल्यू दिया रहेगा, आप इसमें से भी 40 लेस करोगे गलती से, मतलब है बोलोगे अरे पैसा कम, वो ऑलरेडी सोच के ही दे दिया रहेगा, जो पीसी दी रहेगी वो सोच के ही कम करके दी रहेगी, मतलब ये वाला उन्होंने क्वेश्चन ने करके दिया रहेगा कि कम इतना पैसा दे रहा है तो वो सोच के ही दे रहा है कम। आपको खाली क्या करना है, जब INA देखोगे तो 960 क्या आएंगे, आप ऐसा मत सोचना कि कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के नीचे है तो लायबिलिटी नहीं है, बिकॉज आप पैसा देते टाइम उसको भी कंसीडर कर रहे हो करके, तो आपने ऊपर पैसा कम दिया है पीसी देते टाइम, तो इसलिए यहां पे भी आप वो लेस करके उसको मानोगे और उसकी फेयर वैल्यू पे बुक की जाएगी। मतलब खुद की कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक नहीं होती, लेकिन हम किसी और की खरीद रहे तो उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्डिंग होगी, और ये कौन सी एंट्री में आएगा, तो असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी में, टू कंटिंजेंट लायबिलिटी भी आ जाएगा और बैलेंस शीट में फिर रिफ्लेक्ट होगा वो। क्लियर विद दिस? या तो बोलने का एक ही मतलब, अगर जो कंपनी हम खरीद रहे हैं उस कंपनी के बैलेंस शीट के नीचे कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो हमारे बैलेंस शीट में हमारे INA में आएगी, असेट माइनस लायबिलिटी में। क्लियर विद दिस? अच्छा एक चीज और, अगर मैं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाऊं तो मान लो वोडाफोन लिमिटेड है ना, यहां पे वोडाफोन लिमिटेड इज रेडी टू इंडेमनीफाई। अब इंडेमनीफाई क्या होता है, इंडेमनीफाई का मतलब होता है कि वो बोल रहा है कि अगर लॉस हुआ केस हारे तो हम सारा पैसा दे देंगे। तो इस केस में हम कितना रुपया अभी देना पसंद करेंगे, 1500 ना, बिकॉज वो लायबिलिटी होके भी ना के बराबर है, वही हैंडल कर रहा है। अब भले वो वोडाफोन हो या एयरटेल हो, मेरे तो 1500 देने के लिए रेडी हूं, बिकॉज मेरी लायबिलिटी होके भी ना बराबर है, बिकॉज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही ले रहा है सामने वाला। तो उस केस में अब मैं 960 लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 40 के लिए मेरे पे बर्डन आने ही नहीं वाला आगे जाके, वो तो उसका लुकआउट है, तो यहां पे भी कितना आना चाहिए, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। सुनो क्या होगा, यहां पे 960 आएगा प्लस 40 आएगा। अब ये क्या है तो मैं आपको समझाता हूं। 1000 के INA बुक किए जाएंगे जो थे, उसके बाद 40 की कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक की जाएगी जो हो सकती है, देनी पड़ सकती है, और उसके बाद 40 के आपके बुक किए जाएंगे एसेट्स जो रहेंगे आपके इंडेमनिफिकेशन एसेट। आप लोग सर इसको कैंसिल भी तो कर सकते थे, उसी के अगेंस्ट है, बट मैं बोल रहा हूं अगर आपको ये बैलेंस, आप मान लो एक कार खरीदते हो और वो लोन पे खरीदते हो, तो कार मान लो 5 करोड़ की और 5 लाख की है और लोन भी 5 लाख का है, तो आप बोलोगे 0 बताते या कार और लोन दोनों बताना पड़ेगा, दोनों बताना पड़ेगा। तो बोलेंगे चलो कार लोन पे तो उसको भी हटा देते, इसको भी हटा देते, नहीं तो उसके अगेंस्ट ही। तो ऐसा नहीं रहेगा कि आपको लग रहा है ये इसके अगेंस्ट यही तो इसको दोनों को उड़ा देते, आपको शो करना पड़ेगा लायबिलिटी और उसके अगेंस्ट इंडेमनिफिकेशन, मतलब सामने वाला, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये हमेशा पूरे 40 का ही बर्डन ये करे, वो बोलेगा कि मैं जो भी होगा उसका आधा दूंगा या तो 20 लाख तक मैं दूंगा, उसके ऊपर का आपको देखना पड़ेगा।
तो असेट फिर जब बुक होगा तो खाली 20 का ही बुक होगा। कुछ समझ में आता है? समझ में आ गया? आगे पीछे वो पीएनएल में फिर वो होते रहेगा उसका वो सब। पीसी में एडजस्टमेंट हो चुका है, पीसी का तो ऑल, मैं क्या बोल रहा हूं, जो पीसी देने वाला है वो हमको सोचना ही नहीं, वो देने वाला वो सब सोच के ही देता रहेगा। जब बात उस पीसी में कुछ नहीं करने का, जब मैं बोला मैं तेरे को 10 रुपए देना तो वो सब सोच के ही दिया रहेगा कि मैं 10 रुपए देने वाला हूं, वापस तू बोलेगा उसमें से 2 कम करते नहीं, बिकॉज वो तो देने ही वाला हूं मैं एक्चुअली, और वो मैंने सोच के ही कम करके दिया रहेगा सारा चीज। पता नहीं ना, तो अब या तो अब जो करना है मैं आपको बोल देता हूं। कंटीजेंट लायबिलिटी आईएनए में आएगा, और अगर वो कोई गारंटी दे रहा है तो वो भी एक असेट बुक किया जाएगा, वो भी आईएनए में आ जाएगा। तो बस इसमें एक लिख, तो चलो ये सब खत्म करके यहाँ पे एक लिख देते लाइन में, एक काम का नहीं है, इसको कट कर देते हैं। हाँ पता है, हाँ है, अरे सॉरी पूछ रहा है क्या? मुझे लगा तो कुछ देख रहा है वहां से मॉड्यूल में और बोल रहा है सर इसके ऊपर क्वेश्चन है करके, ऐसा। क्योंकि लास्ट टाइम देख रहा था ना इसलिए वो, ठीक है। अच्छा लिखते चलो। तो अभी हम एडजस्टमेंट्स करना सीख रहे हैं किसके अंदर? आईएनए में। क्या ऐड होगा नहीं होगा करके। पहले आईएनए में भी एडजस्टमेंट सीखे, लेकिन वो उसमें सीखे अपने सीएफएस में, कुछ रीवैल्यूएशन से कनेक्टेड, कुछ डिविडेंड से कनेक्टेड वगैरह वो सब। हाँ टाइम वो सब करके सीखे। अच्छा अब यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखना कंटिंजेंट लायबिलिटी। अच्छा एक्वायरर की कंटीजेंट लायबिलिटी है ये कि एक्वायरी की? एक्वायरर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसके पास है, वो तो वैसे ही रहेगा। हाँ तो कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ एक्वायरर, सॉरी एक्वायरी shall be considered in INA और shall be recorded, सिंपल बोलो तो इन असेट एक्विजिशन एंट्री, अगर वैसे बोलना हो तो या तो INA में आएगा ये। shall be considered in INA as क्या आ जाएगा? लाइबिलिटी। देन उसके बाद दूसरा एनी इंडेमनिफिकेशन by acquiree shall be considered in INA as asset। इसके ऊपर अपने पास कुछ 2 क्वेश्चन है शायद, वो कर लेते हैं। आपको बस इतना याद रखना जो मैंने बोला था उसमें, अगर वो लाइबिलिटी है तो उसको हम लेंगे आईएनए में। ऐसा मत सोचना कि कंटीजेंट है तो नहीं लेंगे, क्यों लेंगे वो भी समझा दिया गया है करके, नहीं तो आप बाद में पूछोगे शायद क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, सर कंटीजेंट है तो लिया ही क्यों, जब रिकॉर्ड उसने नहीं किया तो हम क्यों कर रहे करके। हाँ तो वो भी वो है, वो कंजर्वेटिज्म वैसा। अच्छा ठीक है, कैन वी स्टार्ट सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस। अभी हम बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं कर रहे, छोटे छोटे कर रहे। फिर एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें सारे एडजस्टमेंट एक साथ आ जाएंगे 8-9। अभी कंटीजेंट लायबिलिटी आएगा तो क्या करेंगे, उसके बाद शेयर बेस का आएगा तो क्या करेंगे, ऐसा 3-4 एक साथ सीख, थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे। फिर एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसको 1.5-2 घंटा लगेगा, जिसमें सारा चीज एक साथ आ जाएगा। इसमें आपको याद ये रखना है खाली कंटीजेंट लायबिलिटी आईएनए में आएगा और इंडेमनिफिकेशन असेट में आएगा अगर रहेगा तो। चलो और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा
आप पढ़ के जरा बताओ ना मेरे को, तो मेरे को भी पता चले आपको कितना आ रहा है करके। मैं नहीं पढ़ता, इस बार आप पढ़ो चलो। नॉट प्रोबेबल वगैरह वो सब नॉट प्रोबेबल है, इसलिए तो लाइबिलिटी कंटीजेंट है करके, बट फॉर अस इट विल बी अ पार्ट ऑफ एक्विजिशन। वैसे तो वहां पे आंसर लिखा हुआ ही है, कंपनी ए वुड रिकॉग्नाइज ₹2 million इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ पार्ट ऑफ एक्विजिशन इवन इफ इट इज नॉट प्रोबेबल दैट पेमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल करके, तो हम बुक करेंगे। यहाँ पे या तो सिंपल लाइन में लिखो तो ये ऊपर वाला लिख दूंगा, कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ एक्वायरी शैल बी कंसिडर्ड एज IN है, तो मैं चाहिए तो अगर बोलूँ तो मैं ये सेम चीज़ इधर लिख दूंगा वैसे। और वो अमाउंट अगर मैं बोलूँ तो वो अमाउंट कितनी है यहाँ पे 2 million। अच्छा 34 के बाद नेक्स्ट पेज पे ही है आपका 35 करके क्वेश्चन, वो भी आप पढ़ो और मेरे को बताना क्या होगा करके। हम्म 250 का और 100 का लाइबिलिटी, 100 का असेट नहीं, चलो मैं पढ़ता हूँ नहीं तो फिर या समझा। मैं अगर पढ़ूँ तो उसमें ये लिखा है ग्रेटर देन 100 का जो लॉस होगा ना वो देगा वो सामने वाला, तो सामने वाला इंडेमनीफाई अगर 250 की लाइबिलिटी है क्रिएट की है तो इंडेमनीफाई 100 को नहीं कर रहा है, 100 के ऊपर मतलब 150 को कर रहा है। पक्का समझा या मैं एक बार पढ़ के समझाऊं? समझ गया? तो अगर मैं सिंपल बोलूं तो यही सॉल्यूशन वापस पूरा लिखा जाएगा, खाली वो अमाउंट में। तो सर क्वेश्चन नंबर 35 में INM से सिर्फ 100 माइनस करेंगे ना? हाँ, या तो फिर उससे अच्छा वैसा मत कर, माइनस कर 250 प्लस कर 150, बिकॉज उससे वो रिफ्लेक्ट होगा और अपने को अकाउंटिंग करने में इजी रहेगा, आगे याद रहेगा। वैसे तू सीधा नेट ऑफ करेगा तो भी चलेगा, बिकॉज वो वर्किंग में आता है वैसे भी, मेन वो बैलेंस शीट में लेकिन दोनों दिखेगा। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं, आप बोलते हो तो मैं पढ़ूं या फिर आप बोल रहे हो आपको समझाए तो ठीक है, समझाए तो यहाँ पे कितने का आएगा आपका 250 लैक्स की लाइबिलिटी आएगी, और 100 के ऊपर जितना भी होगा वो इंडेमनीफाई करने के लिए रेडी है। तो 100 के ऊपर कितना आता है 150, इज रेडी टू इंडेमनीफाई दैट, और इंडेमनिफिकेशन असेट बुक हो जाएगा, ये असेट इंडेमनिफिकेशन असेट और ये लाइबिलिटी। अच्छा तो डन विद दिस क्वेश्चन, तो अपना एक कंसेप्ट खत्म होता है यहाँ पे। 6th वाला अब आएगा नेक्स्ट कंसेप्ट कंटिजेंट लाइबिलिटी के बाद। कंटिजेंट लाइबिलिटी ये कितना पॉइंट था आपका 8। अब आएगा पॉइंट नंबर 9 रीएक्विजिशन राइट्स करके। फिर ये सारे एडजस्टमेंट्स एक साथ हम देखेंगे और कुछ थोड़े बहुत करते फिर एक साथ एक बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा अपना। now let's write point number 9.
री एक्विजिशन राइट्स, कोई बता सकता है री एक्विजिशन राइट मतलब क्या होता है वगैरह? पहले राइट्स नहीं तो ठीक है मैं समझा देता हूँ। री एक्विजिशन राइट सिंपल है, पहले कुछ एक लाइन लिख देते हैं जो कंक्लूजन वाली है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिखो री एक्विजिशन राइट जैसे ऊपर लिखा था ऐसे ही कुछ लिखते हैं। ऑफ एक्वायरी शैल बी कंसिडर्ड इन INA एज असेट। तो री एक्विजिशन राइट of acquiry shall be considered in INA as asset। तो इतना याद हो गया तो भी काफ़ी है कि ये INA में आएगा एज अ असेट करके। अभी क्यों आएगा वैसा समझते हैं, और ये री एक्विजिशन रेट क्या होता है करके वो समझते हैं। देखें देखो सिंपल है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी दो कंपनीज का, मैकडी वगैरह, बट एक दूसरा एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मैकडी की जगह पे मान लो डोमिनोज है और यहाँ पे है आपका, या तो समझो तुम बोलो ना तो ज़्यादा बेटर 2 मिनट के लिए, खाली समझो डोमिनोज है करके। और डोमिनोज ने सबसे पहले इनिशियली है ना इंडिया में अपनी फ्रेंचाइजी स्टार्ट नहीं की थी। मान लो उन्होंने अपना ये जो राइट्स बेचने का ब्रांड नेम से डोमिनोज के नाम से वो दिया था जुबिलेंट फूड वर्क करके, एक कंपनी है, और अभी वो सब हिस्ट्री में नहीं जाते, जुबिलेंट फूड वर्क करके ऐसा लिख देते। तो उनको दिया था राइट, और ये राइट दिया था 10 ईयर्स तक का कि आप 10 साल तक है ना हमारे डोमिनोज के नाम से आप बेच सकते हो। ये सब आपको पता है फ्रेंचाइजी क्या होता है करके वैसा। तो अब ये राइट देने के बाद मुझे बताओ कुछ रॉयल्टी चार्ज क्या रहेगा डोमिनोज ने या नहीं किया रहेगा? जैसे अमृत तुल्य है या फिर अपना मैकडी है या फिर वैसा, तो डोमिनोज मस्ट हैव चार्ज समथिंग। तो अभी देखो क्या हुआ है कि तो मुझे बताओ ये बैलेंस शीट अगर जुबिलेंट फूड वर्क की है तो उसके अंदर कुछ एसेट दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा, राइट्स करके। इट हैज राइट्स 10 ईयर्स के लिए राइट्स है, और उसका कुछ एक्स अमाउंट उसने पे किया है करके, और वो 10 साल तक राइट है, तो वो हर एक साल में क्या करते जाएगा? राइट ऑफ करते जाएगा, अमोर्टाइज करते जाएगा। मान लो आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स मुझे बताओ यहाँ पे राइट अगर मान लो यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है 100 lakhs का, तो यहाँ पे राइट्स का असेट का वैल्यू कितना दिखता रहेगा? 40 लाख, बिकॉज 4 ईयर्स लेफ्ट। एंड आफ्टर 6 ईयर्स डोमिनोज एक्वायर्ड जुबिलेंट फूड वर्क, एक्विजिशन हुआ है। तो अब जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आता है, डोमिनोज अपने खुद के ही राइट खरीद रहा है एक तरीके से, बिकॉज बिजनेस उतना ज्यादा चल गया है उनका कि वो सोच रहे कि ये बिजनेस अगर हमें इंडिया में चलाना है तो इस कंपनी को ही खरीद लेते। सो नो डोमिनोज वेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ जुबिलेंट फूड वर्क। तो इस केस में आप बोलोगे कि सर ये हमारे ही राइट है तो हम ही खरीद रहे, तो ऐसा बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप हमारे राइट है किसका राइट है वो मत सोचो, जब तक उसके पास राइट है आप नहीं बेच सकते। तो भले ही वो आपके राइट है फिर भी आप खरीद ही रहे हो उसको। मुझे बताओ अगर ये राइट नहीं होते तो आप उतना पैसा नहीं देते, आप कम पैसा देते। वो राइट से इसलिए आप ज्यादा पैसा दे रहे हो पीसी में, तो उसकी भी वैल्यू है राइट्स की। मतलब आप जब पीसी डिसाइड करोगे तो विदाउट राइट अलग होगी और विथ राइट अलग होगी। हाँ तो लाइबिलिटी किस चीज का? एक सेकेंड, वाई लाइबिलिटी? लाइबिलिटी इज समथिंग व्हेन यू हैव टू पे, इट इज जस्ट अ राइट गिवन। हाँ 10 करोड़ ले लिया, पर 10 करोड़ इनकम 10 साल के लिए ले लिया ना, तो डिफर करेगा और इनकम बताएगा, लेकिन वो लायबिलिटी में रखा रहेगा। हाँ अच्छा, बट ऐसे एज अ पेमेंट लाइबिलिटी नहीं, डिफर्ड रेवेन्यू बोल सकता है। तो डिफर्ड रेवेन्यू इन द सेंस
चलो समझता हूँ, अगर इसने 100 लाख दिया है तो ही विल से बैंक अकाउंट डेबिट एंड दिस रेवेन्यू इज फॉर 10 ईयर्स, सो विल से डेफर्ड रेवेन्यू, और हर साल वो अनअर्न से अर्नड में लेते जाएगा। पर अब हम वो अकाउंटिंग की बात नहीं करते, हम वो डिस्कस, हमारा काम वो नहीं है, हमारा काम एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है। वो तो मैंने ऐसे ही बैकग्राउंड क्रिएट कराया। अब तुम बोलोगे इसकी अकाउंटिंग करो, तो वो फायदे का नहीं है। अब मैं ये बताऊँ तुमको कि ये क्या करेगा, इधर रिकॉर्ड करेगा फिर हर साल एक 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 वो लेके जाएगा, वैसा नहीं है। अब ये 40 लाख का क्या रहेगा, राइट रहेगा। तो हम खरीद रहे, तो ये हमारे आईएनए में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, हमारा ही राइट है, तो आप ये मत सोचना कि नहीं आना चाहिए करके। एट द एंड हम किसी का भी राइट खरीदे, उसके लिए पैसा तो दिया ही जा रहा है, वो है तो या तो सिंपल ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, रिएक्विजिशन राइट ऑफ द एक्वायरी शैल बी कंसिडर्ड इन आईएनए एज अ असेट करके। जो आप पैसा दे रहे हो वो पीसी में दे रहे हो और वो असेट आ रहा है आपके पास एक, बिकॉज अगर ये नहीं खरीदे तो ये राइट नहीं मिलता आपको। ठीक है, तो एक लाइन में खत्म होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिससे खत्म करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बस आप पढ़ लो, वो हो जाएगा। Question 7, page number 19. हाँ, कुछ डाउट? या मैं पढ़ के ऐसा लिखूँ, एक जगह पे वी लिखूँ वड़ा पाव, एक जगह पे एफिशिएंट, मतलब वो सेम ही है जो भी मैंने वो बोला। तो मुझसे राइट खरीद रहे तो वो भी आईएनए में आएगा। तो एक बड़ा क्वेश्चन जब आएगा और तब अगर लिखा रहेगा कि एक्विजिशन राइट इतना है बैलेंस शीट में, तो उसको क्या करने का, एक्वायर करने का, आईएनए में लेके आने का। जब ये वही डोमिनोज वाले एग्जांपल में, जब डोमिनोज अपना सीएफएल बनाएगा, हाँ, डोमिनोज अपना सीएफएल बनाएगा, तो जैसा मैंने आपने बोला कि ये इसके डिफर्ड रेवेन्यू में लिखता रहेगा, जो भी 4 करोड़ सपोज पेंडिंग है, और इससे आईएनए किया तो इसमें आईएनए में भी वो क्रॉस करके लिखा हो जाएगा, बिकॉज ना रेवेन्यू जनरेट होगा ना वो अपने अपन वैसे भी बेच सकते, तो वो कट हो जाएगा। हो गया लिख के? अच्छा, क्योंकि उससे भी एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेट होगा बाय सेलिंग इट। पैसा मिलना बंद हो जाएगा और एक्चुअल में तू बेचेगा तो भी पैसा मिलेगा, तो वो रेवेन्यू दिखेगा और ये एसेट और वो कट हो जाएगा वैसा। डन। अच्छा, ये होने के बाद क्वेश्चन 7 के बाद अब आता है आपका एक और पॉइंट, मेजरमेंट पीरियड करके क्या एक कंसेप्ट है, वो देखते हैं। तो 9th के बाद आप लिख दो 10th। तो फिर इसका वर्किंग लिख देते, फिर समझते वो क्या है। मेजरमेंट पीरियड, इसमें अगर बोलूँ सिंपल तो आप 2 पार्ट में डिवीजन कर देना मेजरमेंट पीरियड लिखने के बाद। इसमें पहले लिख देना न्यू इंफॉर्मेशन, received,
न्यू इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड विथ इन 1 year from acquisition date. उसके बाद यहाँ पे आएगा न्यू इन्फॉर्मेशन pertains to conditions existed on acquisition date. अच्छा, समझते ये क्या है? अब देखो ऐसा होता है, ये लिखने के बाद देखो यहाँ पे समझा देता हूँ पहले। और ऐसा है कि कोई कंपनी चली आ रही है, फिर बीच में ही हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, एक्विजिशन किया। उस डेट को क्या बोलेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन। उस दिन हमें क्या निकालना होता है, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, जिसके लिए हम कंपैरिजन करते कि हमारा परचेस कंसिडरेशन हमने कितना दिया, उसके अगेंस्ट हमें INA असेट्स कितने मिले, और डिफरेंस कि मैंने 100 रुपया दिया और मेरे को 80 रुपये के असेट मिले, मतलब 20 मैंने ज़्यादा दिया जो गुडविल का दिया। उस केस में ये वाली चीज़ फेयर वैल्यू होती है, जो आप पैसा दे रहे हो एक्चुअल में एक्स्ट्रा, और ये भी क्या होती है, आपकी फेयर वैल्यू होती है। तो वैसा कंपेयर होता है, तो फेयर गुडविल कितना है, 20 रुपीज़ का, ये पता चलता है। अब नाउ जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ INA रिकॉर्ड होते हैं, तो INA फेयर वैल्यू या बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होते हैं, इसमें डाउट है या फिर ये क्लियर है कि फेयर वैल्यू पे होते हैं, फेयर वैल्यू पे होते हैं। अच्छा, नाउ इज इट नेसेसरी कि जिस दिन मेरा एक्विजिशन हो रहा है उस दिन मेरे को हर असेट की फेयर वैल्यू पता ही हो, या कभी कभी कुछ असेट ऐसे हो सकते हैं जिसका फेयर वैल्यू उस दिन नहीं पता हो सकता है। मान लो जैसे कि डेटर्स है, एक कंपनी है, ये कंपनी कौन सी कंपनी है, तो एक्वायरी है करके। एक्वायरी के पास एक असेट है, और ये असेट क्या है मालूम है, लोन टू सी लिमिटेड, और ये एक्वायरी कौन है, बी लिमिटेड। अभी ए लिमिटेड समझो, ए लिमिटेड कौन है, एक्वायरर, बी कौन है, एक्वायरी, और एक्वायरी ने लोन दिया है किसको, सी को, तो बी के लिए वो क्या हो गया, असेट, और जिसकी वैल्यू है कितना रुपया, 100 रुपीज इन CR या फिर इन लैक्स करके। अब ऐसा है कि एक्चुअली में ये 100 लाख का डेटर है या नहीं, अपने को उस दिन नहीं पता जो लोन दिया है, बिकॉज उसकी पोजीशन नहीं पता। मान लो हमने एक्विजिशन किया है जून जुलाई अगस्त सितंबर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, मान लो अगर इंटरिम बोले तो सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, तो हमने अक्टूबर में एक्विजिशन किया है, या तो चलो वैसा नहीं तो मान लो हमने एक्विजिशन किया है 10 अप्रैल को, वी हैव एक्वायर्ड दिस ऑन 10 अप्रैल, हम लोग को 10 अप्रैल में गुडविल निकालना है। लेकिन अब ये जो डेटर है इसकी फेयर वैल्यू कब, एक्चुअल में डेटर कितने का, ये कब पता चलेगा मालूम है, जब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीव हो गए, और तब पता चलेगा कि एक्चुअल में इसका पोजीशन है कि नहीं देने लायक पैसा। अब ऐसा नहीं कि मुझे सब डेटर को फोन करके पूछ सकते कि भाई आपका पोजीशन कैसा है वगैरह, तो हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलने वाले वो थोड़े टाइम के बाद मिलेगा। लेकिन गुडविल तो हमेशा निकालना कब होता है, 10 अप्रैल को ही, जिस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन है, तो 10 अप्रैल को गुडविल निकाला जाएगा। लेकिन तब जो फेयर वैल्यू ली जाएगी वो प्रोविजनल फेयर वैल्यू रहेगी, इट मींस इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। It means as on date of acquisition, when we calculate goodwill, if there are certain assets or liability for which we cannot calculate fair value as on that date, but because we want to calculate goodwill on that day itself, that's why we will take provisional values of those assets and liabilities जिनका fair value नहीं पता, and accordingly अगर information मिलता है आगे जाके तो उसमें क्या कर देंगे, adjustment। अब समझते हैं,
मान लो यहाँ पे ये असेट 100 का था और हमने माना ये असेट की फेयर वैल्यू कितनी है, 100 ही है। आगे जाके वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई और ऐसा कुछ हुआ मान लो, या फिर आग लग गई और वो अपने डेट रिपे करने गई, तो सामने वाली मतलब अपने को, मतलब किसको, एक्चुअली अभी हम ए है और बी हमारी ही है अभी, बिकॉज हमने एक्विजिशन कर लिया है, तो हमको सी से या तो बोलो ए को मिला या तो बी को मिला। कितना मिला? खाली 50 रुपया मिला, या तो लेटर से 60 रुपया मिला। सर आग लगने वो तो कवर नहीं होगा ना, अभी आग एक्विजिशन के बाद लगी, अभी उसका पूरा बर्डन तो एक्वायरर भी बॉन्ड करेगा। मैंने ये नहीं बोला कि आग बाद में लगी है, 31 मार्च के पहले ही लगी है और फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है। अगर वो बाद में लगी है तो वो उसके बाद का डेट है। मैं ये बोल रहा हूं कि एज ऑन दिस डेट 10 अप्रैल को, जिस दिन मैं एंट्री पास कर रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि आग लगी है नहीं लगी, तो मैंने प्रोविजनल बेसिस पे वैल्यू लिख दी है एंड आई सेड कि ये सब्जेक्ट टू चेंज है करके। तो मैंने असेट कितने का लिखा था? 100, किसमें? वो एक्विजिशन की एंट्री होती है वो, या फिर आईएनए में। अब वो कितने का हो गया है? 60, रियलाइजेशन 60 का ही हुआ मान लो। तो अब इस केस में एंट्री क्या होगी? तो एक्चुअली 40 का लॉस है, तो ये पीएनएल में नहीं जाएगा, गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व जो भी आ रहेगा उसमें एडजस्ट होएगा। अब ऐसा किया तो ऐसा रहेगा कि हर कंपनी बोलेगी हमारी सारी वैल्यूज प्रोविजनल है, हम फिर लाइफ टाइम जब भी होगा एडजस्ट करते जाएंगे। तो एक लिमिट लगा दी गई है, आपकी जो भी वैल्यू आपको उस दिन नहीं पता तो मैक्सिमम 1 साल तक आपको पता हो जानी चाहिए। अगर 1 साल तक भी पता नहीं चल पा रही है तो आप मतलब डाइसी सिचुएशन, वहां तक तो पता चल ही जाना चाहिए। अगर उसके बाद कुछ हो रहा है तो हम गुडविल में एडजस्ट करने नहीं देंगे, तो आप हमेशा गुडविल में ही एडजस्टमेंट करते रहोगे, उसके बाद फिर सारा पीएनएल में ही जाएगा। मैक्सिमम एक विंडो डिसाइड कर दिया गया और वो विंडो कहां तक का है मालूम है? देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो 1 ईयर। और ये इंपॉर्टेंट है, न्यू इंफॉर्मेशन जो है वो पर्टेन्स टू क्या है? कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन एक्विजिशन डेट। मतलब अगर मैं ये बोलता कि आग 10 अप्रैल के बाद लगती और हमें बाद में पता चलता, तो हमें बाद में पता चला है वो ठीक है 1 साल के अंदर ही, लेकिन आग उस दिन नहीं लगी थी 10 अप्रैल को, तो उस दिन तो असेट की वैल्यू उतनी ही थी, तो हम वो पीएनएल में लेके जाएंगे। मतलब अगर आग 10 अप्रैल के पहले लगी रहेगी तो गुडविल एडजस्टमेंट, और बाद में लगी रहेगी तो पीएनएल एडजस्टमेंट। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? मेजरमेंट पीरियड। मतलब एक साल का ड्यूरेशन देते हैं कि आप मेजरमेंट को चेंज कर सकते हो मैक्सिमम अपने गुडविल के मेजरमेंट को, तो दैट पीरियड इज नोन एज मेजरमेंट पीरियड। क्लियर विद दिस? ओके, ठीक है। एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 पे आना। तो सर कंपनी जनरली ब्रैकेट रखते रहेंगे ना, कुछ प्रोविजन रखते रहेंगे ना कि मतलब जब भी कंसीडरेशन डिसाइड करते होंगे प्रोविजन रखते रहेंगे कि इतना भाव आगे पीछे हो सकता है। सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला इतना भाव आगे पीछे हो सकता है, मतलब मैंने डिसाइड, अभी मेरे को किसी कंपनी को खरीदना है तो मैं कुछ तो भाव लगा के ही खरीदूंगा, और जैसा मैं सोचूंगा वैसा हमेशा होगा क्या? नहीं होगा। तो मैंने कुछ भाव लगा के, मान दो 100 रुपया 100 करोड़ पे करने का बोल दिया, मैंने सोचा रहेगा कि यहाँ पे जो असेट दिख रहा है ना, जो सी वाला है, वो भले ही यहाँ पे 50 करोड़ का है लेकिन मेरे हिसाब से 30 का ही है, क्योंकि मेरे को लगा 20 देगा ही नहीं, तो मैं बुक करते टाइम 30 पे ही करूंगा आईएनए में फेयर वैल्यू, मतलब जो मैं लूंगा। उसके बाद उससे ऊपर मिला कम मिला वो गुडविल में जाएगा, डिपेंड करता है वो पहले हुआ इवेंट या बाद में हुआ। क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं पे करूंगा तो मैं वैसे भी उस बैलेंस शीट की वैल्यू, बुक वैल्यूज को देखता ही नहीं, मैं फेयर वैल्यूज को ही देख, और फिर वो जो मेरे हिसाब से है वो देखूंगा, बिकॉज उस दिन अगर उसकी नहीं पता है तो। और एक क्वेश्चन है, आप ही बताएंगे वो एडजस्टमेंट वाला क्या है उसके अंदर। मैंने क्वेश्चन नंबर शायद बोला था, कौन सा बोला? 22 पे आना। फिर एक साथ 10 पॉइंट को फटाफट रिवाइज कर लेंगे एक बार ये मेजरमेंट पीरियड होने के बाद। और क्या 10th पॉइंट और 10th, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 बोला ना? 22, हाँ। Question 22 पेज 97। लेट्स रीड द क्वेश्चन, क्या दिया है करके। तो उसमें लिखा गया है बैंक एफ एक्वायर्स बैंक ई इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इन अक्टूबर 2011। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक कौन सा कहाँ पे है करके। यहाँ पे एक बैंक है, बैंक एफ,
विच एक्वायर्स बैंक ई। अगर आप हमेशा नोटिस करेंगे हम पहले एक्वायरर को लिखते हैं करके। अच्छा आगे, और ई इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन अक्टूबर 11, ठीक है, वैसे वो डेट तो मैं लिख देता हूँ अक्टूबर 11, ये आपका क्या हो गया, डेट ऑफ एक्विजिशन। फर्स्ट स्टेप हो गया, एक्वायरर कौन है वो पता है, डेट ऑफ एक्विजिशन पता है। आगे, द लोन बाय बैंक ई टू बैंक बोरोवर बी, लोन किसने किसको दिया है, बैंक ई ने दिया है, किसको, एफ को, तो बैंक ई के लिए वो क्या होगा, असेट, और ये क्या है आपका, लोन टू बी। ये असेट क्यों होगा, ऐसा कुछ डाउट है, या फिर आपको लगता है लोन मतलब हमेशा लायबिलिटी, ऐसा नहीं ना, हाँ ठीक है, तो ये लोन है, और आगे लिखा है द लोन बाय बैंक ई टू बैंक बी इज रिकॉग्नाइज्ड एज इट्स प्रोविजनल डिटरमाइंड फेयर वैल्यू, बिकॉज हमें वैल्यू नहीं पता थी, तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे क्या रिकॉर्ड किया, प्रोविजनली रिकॉर्ड किया उसको। इन दिसंबर 2011 एफ रिसीव्स बोरोवर बीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो पहले अक्टूबर 11 में बुक किया प्रोविजनली, प्रोविजनल फेयर वैल्यू, उसके बाद दिसंबर में हमें पता चला है, दिसंबर 11 में हमें इसके क्या मिले हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से इसके लिए मिले हैं, सितंबर के लिए, फॉर सितंबर वी गॉट ऑन दिसंबर, वो स्टेटमेंट बनने के बाद, अकाउंटिंग होने के बाद, विच इंडिकेट अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन बोरोवर बीज इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, बेसिस दिस द फेयर वैल्यू ऑफ द लोन टू बी at the acquisition is determined to be less than the amount recognized earlier on provisional basis। तो जो भी हमने रिकॉर्ड किया था प्रोविजनल, वो वैल्यू क्या हो रही है अभी, रिड्यूस, कम लग रही है, बिकॉज अभी उसकी इनकम हमें पता चल रहा है देखिए कि बहुत ही कम है, तो हमने अभी जो प्रोविजनल वैल्यू रिकॉर्ड की थी उसको कम करेंगे, तो एडजस्टमेंट पीएनएल से होगा या गुडविल से होगा, गुडविल विद इन 1 ईयर है, और वन न्यू इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू, हाँ तो फिर सिंपल है, यहाँ पे बस लिख देंगे रिडक्शन इन प्रोविजनल फेयर वैल्यू ऑफ, यहां पे चलो मैं लिख देता हूं, लिख देना, तो पहला सिनारियो 1 है यहाँ पे, और सिनारियो 2 है, एक्चुअली जो आपने पहला पढ़ा ना वो सिनारियो 1 है करके, तो सिनारियो 1 में लिखना चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ, और changes in provisional fair value of asset loan to be shall be adjusted with गुडविल और कैपिटल रिजर्व। मतलब जो भी चेंज होगा वो गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व से, बिकॉज वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एग्जिस्टेड थे वो डेट पे और वो इन्फॉर्मेशन 1 साल के अंदर मिली है करके। नाउ सिनारियो 2 देखते हैं। आप मेन आंसर लिखते टाइम थोड़ा सा मसाला वगैरह बना के वो लिख सकते हैं। मेजर एंड पीरियड कंसेप्ट इज अप्लाइड, क्या हुआ? सिनारियो 2 पढ़ के तुम बता सकते हो? क्या हुआ, बुक भर गया कि क्या हुआ? अच्छा कुछ पता नहीं, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, सिनारियो 2 देखना जरा। बैंक एफ एक्वायर्स बैंक की सेम टू सेम पूरा इंफॉर्मेशन है। द ओनली थिंग इज हमें ये पता चला है कि बी के कस्टमर चले गए एंड अर्लियर दैट मतलब उसके पहले के महीने में, और वो पहले का महीना मतलब किसके बाद आता है आपका? अक्टूबर के बाद। वो नवंबर के महीने में उसके कस्टमर
चले गए हैं। तो जिस दिन एक्चुअली खरीदा था उस दिन तो वो अच्छा ही था, उसके बाद वो जो भी, या फिर ऐसे बोलोगे तो फिर तो आप असेट खरीदते हो ना, उसके बाद उसका डेप्रिसिएशन भी गुडविल से एडजस्ट करोगे कि उसके बाद वैल्यू कम होते गई। हाँ हाँ, तो आप समझ रहे हो, अगर आप ऐसा बोलोगे तो इसलिए जिस दिन होता है उस दिन गुडविल, फिर उसके बाद अगर कुछ चेंजेस हो रहे उस असेट के अंदर तो वो पीएनएल में। तो ये कहां पे जाएगा, ये सेम वर्ड आएगा पूरा, बस एक आ जाएगा हो जाए तो आगे लिखते हैं। फाइन, तो यहाँ पे ये भी कंसेप्ट खत्म होता है। उसके बाद कुछ और केसेस भी है जो हम डिस्कस करेंगे। मतलब और केसेस में क्या है, ऑनगोइंग केस, मतलब हम जिस कंपनी को खरीद रहे हैं उसी कंपनी ने मेरे पे केस किया था तो क्या होगा, तो उसका क्या होगा या वैसा कुछ। हाँ, तो वो उसका क्या इफेक्ट आएगा या क्या नहीं आएगा करके। अच्छा, पर उसके पहले काम करते हैं, और जितने भी 10 पॉइंट पढ़े ना अभी तक टोटल, अगर आप देखोगे टोटल 10 पॉइंट अपने पढ़े, वो एक बार फटाफट एक बार देख लेते 5 मिनट में, फिर उसको खत्म करते। तो ध्यान से सुनते जाना भी क्या क्या था करके वापस। अब थोड़ा स्पीड में ज़्यादा रहेगा और मैं थोड़ा अच्छे से नहीं लिखूंगा करके। अच्छा, एकदम ध्यान से सुनना। अभी हुआ है टाइम 2:26, देखते कितने जल्दी वो मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर सारा वो रिवाइज होना चाहिए 10 पॉइंट। व्हेन आई से बिजनेस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू बिजनेस प्लस कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन मतलब क्या लाना, तो कंट्रोल लाना करके। तो व्हेन आई से बिजनेस, तो इट मीन्स इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। प्रोसेस विच शुड हैव एबिलिटी टू जनरेट आउटपुट। इट मीन्स अगर मैं बात करता हूँ मैं डम्मी कंपनी खरीदूंगा तो चलेगा क्या, नहीं, इट इज नॉट अ बिजनेस। अच्छा, मैं स्टार्टअप खरीदता हूँ तो चलेगा। उसके बाद अगर मैं किसी कंपनी को खरीदता हूँ, एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं खरीदता तो भी चल जाएगा, इट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। व्हेन आई से कंट्रोल, तो जनरली कंट्रोल 3 चीजों से आता है। व्हेन यू शुड हैव अ पावर, यू आर एक्सपोज टू वेरिएबल रिटर्न एंड इट इज एज अ प्रिंसिपल करके। व्हेन आई से व्हेन यू हैव अ पावर ओनली व्हेन यू हैव अ होल्डिंग ऑफ ग्रेटर देन 50%। देयर इज वन एक्सेप्शन, लेस देन 50% पे आ सकता है, प्रोवाइडेड बचा हुआ आपका n नंबर ऑफ लोगों में है करके। अच्छा ठीक है, फिर आगे आते चलो। ये 50% काउंट करते टाइम क्या देखा जाएगा, तो ऑप्शंस भी देखा जाएगा। ऑप्शंस तभी देखा जाएगा अगर वो एक्सरसाइजेबल है। अगर वो नॉट एक्सरसाइजेबल है तो नहीं देखा जाएगा। एक्सरसाइजेबल वो कब हो सकता है, अगर वो डीपली आउट ऑफ द मनी नहीं है या तो उसकी वजह से पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा करके, वो तो वो है। तो यहाँ पे अपना होता है वो वाला पॉइंट। अब जब भी कोई भी चीज अगर देखो कहीं पे भी अगर बिजनेस है और उसको कंबाइन कर रहे हो तो वो हो गया बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 हो गया। तो स्टेप नंबर 4 में क्या आती है, उसकी अकाउंटिंग आती है। अब अकाउंटिंग करते टाइम उसके अंदर भी कुछ मैंने स्टेप्स लिखे आए थे फिर। तो पॉइंट नंबर 5 है आपका एक्वायरर। एक्वायरर इज द पर्सन हु पेज द पीसी, जनरली ये होता है, बट इन केस ऑफ रिवर्स एक्विजिशन वो उल्टा हो जाता है करके। पॉइंट नंबर 6 आता है डेट ऑफ एक्विजिशन इज द डेट ऑन विच वी पे, सॉरी व्हेन द कंट्रोल इज एक्वायर्ड। पैसा आगे पीछे कभी हो सकता है, लेकिन अगर कभी कंट्रोल का डेट नहीं दिया तो वी अज्यूम द डे यू पे मेक द पेमेंट इज योर डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज फेयर वैल्यू उस दिन की ली जाएगी, गुडविल भी उस दिन निकाली जाएगी। उसके बाद आता है स्टेप अगर 7 इसके अंदर, वैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 है वैसा है। तो ये 6th हो गया पॉइंट, ये 6th हो गया। फिर 7th आपका आता है परचेज कंसिडरेशन। पहले यहां पे लिख देता हूं परचेज कंसिडरेशन। उसके बाद क्या आता है, तो IN है, और उसके बाद आता है गुडविल कैलकुलेशन। तो इसमें से परचेज कंसिडरेशन मैंने पॉइंट नहीं लिखा है बिकॉज वो आपको पहले ही समझा दिया गया है। और इसके अंदर अपना
कंसोलिडेशन के अंदर डिटेल में, हाँ CFS में। INA को थोड़ी देर बाद अभी हमने डिस्कस किया, बट उसके भी पहले हमने अगर देखे तो एक NCI का इधर कुछ बताया था। NCI का क्या बताया था? तो NCI का बताया था अपने को वो फुल गुडविल और पार्शियल गुडविल, बिकॉज ये तीनों चीजें थोड़ी अच्छे से कवर की गई है कंसोलिडेशन में, तो यहाँ पे वो स्टेप में नहीं डाला। फिर अगर मैं 7th पॉइंट को डिस्कस करता हूं तो वो है कंटिंजेंट कंसिडरेशन, सॉरी कंटिंजेंट लाइबिलिटी। मतलब अगर हम खरीद रहे जिस कंपनी को, अगर उसमें कुछ लाइबिलिटी कंटिंजेंट, तो हम बुक करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। और किस वैल्यू पे? फेयर वैल्यू पे करेंगे। और अगर मान लो वो इंडेमनीफाई कर रहे हैं कोई चीज की मैं, तो वो भी बुक करेंगे एज अ असेट, दोनों को आपस में सेट ऑफ नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद 8 पॉइंट हमने डिस्कस किया रीएक्विजिशन राइट। अगर सामने वाली कंपनी के हम राइट्स खरीद रहे तो वो भी बुक किए जाएंगे फेयर वैल्यू के ऊपर। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये 8 पॉइंट, फिर 9th पॉइंट और 10th पॉइंट। 9th पॉइंट क्या था? फिर मेजरमेंट 10th था, तो आगे पीछे क्या हो गया? ये मेजरमेंट पीरियड था लास्ट वाला, उसके ऊपर ये था रीएक्विजिशन राइट, तो ये था कंटीजेंट कंसिडरेशन। तो 7th पॉइंट क्या था? अच्छा, फिर ये इसके अंदर वो समझा दिया था सारा, वो पीसी और ये सारा वो मिला के, ठीक है, गुडविल कैलकुलेशन। तो यहाँ पे 10 पॉइंट खत्म होता है, फिर आगे के भी कुछ पॉइंट करेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट होएगा, ठीक है।